इनहिबिटर, दूसरा ग्रुप होता है NNRTIs, और फिर प्रोटीएज इनहिबिटर्स, और अभी और बहुत सारी तरह की फ्यूजन इनहिबिटर्स और बहुत ग्रुप्स हैं जो कि जब एक वायरस बॉडी में घुसता है और जाके रेप्लिकेट करता है और मल्टीप्लाई करके बाहर निकलता है, तो पूरे साइकिल में अलग अलग जगह पे ये दवाइयां अलग अलग जगह पे काम करती हैं। जी, कहाँ उपलब्ध हैं ये दवाइयां? ये दवाइयां भारत सरकार ने बहुत सारे ART सेंटर्स जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, उसमें जो फर्स्ट लाइन दवाइयां जो हैं, आई थिंक मेरी जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा 230 या 240 ART सेंटर्स पूरे भारत में इन दवाइयों को जब इस मरीज को जरूरत होती है बिल्कुल मुफ्त रूप से ये दवाइयां प्रोवाइड की जाती हैं। और इवन जब ये दवाइयां काम करना छोड़ देती हैं तो भारत सरकार ने 10 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, जिनमें इवन सेकेंड लाइन दवाइयां भी जो कि काफी महंगी होती हैं वो भी मुफ्त में उनको अवेलेबल कराया जाता है। जी, यानी मुफ्त में उपलब्ध है ये HIV की दवाइयां, कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के ART सेंटर्स में वहां से कोई भी व्यक्ति दवाइयां ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं इन दवाइयों के? देखिए, जो भी कोई दवाई होती है उसका कुछ ना कुछ हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। वैसे ही जो HIV की दवाइयां हैं उनके भी थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट जो हमारी कार्य प्रणाली है उसमें शुरुआत के दिनों में कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिर उनको फॉलो किया जाता है और एक बड़ी क्लोज नजर रखी जाती है कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है वो मरीज को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ये चेक्स एंड बैलेंसेस ऑलरेडी सिस्टम में हैं, ताकि इससे पहले कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचाए या दवाई को बदल दिया जाता है या उसको मतलब बंद करके दूसरी दवा जो है जो कारगर है उसको दे दिया जाता है। जैसे कि आपने बताया ART सेंटर्स में मुफ्त उपलब्ध है ये दवाइयां। उत्तर भारत में कौन कौन से होंगे ये सेंटर्स? उत्तर भारत में आप ये देखिए, पहले PGI चंडीगढ़ में एक ART सेंटर है, इन रीजन्स में पंजाब में पटियाला में ART सेंटर है, लुधियाना में है, और अमृतसर में एक ART सेंटर है, और हरियाणा में रोहतक में ART सेंटर है, और इवन शिमला में भी एक ART सेंटर है, इवन कश्मीर में श्रीनगर में भी ART सेंटर्स है। तो ये, और उसके अलावा कुछ सारे ART सेंटर्स, अब इवन अगर बंदे को वो ART सेंटर दूर पड़ता है तो कुछ लिंक सेंटर्स हैं। अगर कोई बंदा ART सेंटर से दवा चालू करता है और वो 6 माह तक दोबारा जब CD4 काउंट जो हम टेस्ट करते हैं वो उसमें इंप्रूवमेंट शो करता है और उसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं आती है, तो लिंक सेंटर्स हैं जो हो सकता है कि लोगों के घरों के पास हों। जैसे हमारे चंडीगढ़ के साथ लिंक ART सेंटर अम्बाला का है और रोहतक का है। अगर इस एरिया के कोई बंदे शुरू में यहाँ से दवा लेते हैं, 6 महीने के बाद वो वहां जाके भी अपनी दवा उठा सकते हैं। जी, यानी अगर आपको ART सेंटर दूर पड़ता है तो आप लिंक सेंटर से भी दवाई ले सकते हैं, और वो भी 6 महीने के बाद, जो कि मुफ्त होती है। जी, एड्स की दुविधा से जुड़ा है हमारी एक कॉलर का सवाल जो कि है मेवात से। जी, आपका हेल्पलाइन में स्वागत है, क्या है आपका सवाल? एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि कल शाम को पार्क में घूमते वक्त मेरे पैर में एक सिरिंज लग गई, तो उससे सिरिंज लगने से मेरे पैर से खून भी निकला है। तो मुझे लगता है कि वो सिरिंज कहीं किसी ड्रग एडिक्ट की हो, तो जिसके कारण क्या मुझे HIV हो सकता है? देखिए, अगर आप पार्क में गई हैं और उस वक्त आपके पैर में सुई लगी है और उससे खून निकला है, और तो ये संभावना हो सकता है जैसे आप कह रही हैं, और आपने सोचा है कि कोई हो सकता है किसी एडिक्ट ने वहां इंजेक्शन लगा के उसको फेंका हो और उसने आपको पैर में उसकी चोट लगी है और खून निकला है, तो संभावना हो सकती है। तो चेकअप करा लेना चाहिए आपको, जरूर जाके और तुरंत आपको जाना चाहिए। नॉट ओनली चेकअप कराना चाहिए, आपको इसका जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होता है, आई थिंक एक बेसलाइन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आपको तुरंत शुरू करना चाहिए। जो भी आपके पास अगर ART सेंटर है या कोई भी डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए आपको तुरंत उनसे मिलना चाहिए। तुरंत अपने नजदीकी ART सेंटर में जाना चाहिए आपको और अपना चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि HIV होने की संभावना हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे हम आपसे, जैसे कि आपने अभी बताया कि पार्क में गई थी, इनका सवाल था, तो आजकल आमतौर पर अगर हम पार्कों में जाते हैं तो इस तरह होता रहता है, बुजुर्ग जाते हैं अपनी सैर के लिए और युवा लड़के लड़कियां जाते हैं जॉगिंग के लिए। आमतौर पर ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है इस तरह की बातें, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अमूमन बहुत ही खतरे वाली बात है, पर ये बहुत कॉमन नहीं है जी। पर ये क्योंकि नॉर्मली जो भी बंदा जॉगिंग करने जाता है या कुछ, वो उसने शूज यूजुअली पहने रहे होंगे जो हम बिलीव करते हैं, बट अगर ऐसे आइसोलेटेड जगह पे जैसे किसी में गए हैं और वहां पे अगर इंजरी हुई है तो संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कंप्लीटली। हालांकि अगर हम ये कहें कि HIV वायरस जो है वो बहुत हीट लेबाइल वायरस होता है, उसमें अगर वो सन एक्सपोजर में रहे तो वो नीडल से
नीडल एज सच नीडल से जो ट्रांसमिशन का रिस्क है वो 0.3% है, और अगर वो एक्सपोज रहती है तो वायरस बड़ी जल्दी मर जाता है, बट उसको हम 100% निगेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर इंजरी हुई है और वो एक आइसोलेटेड जगह पे है, जो कि उस एरिया में अगर ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, या हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि ड्रग एडिक्ट ने नहीं ली है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और उसके साथ एक बेसलाइन जांच की जाती है, बंदे का बेसलाइन HIV किया जाता है और दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एक दवाइयां दी जा सकती हैं, ताकि अगर वो संक्रमित है, अगर वो इन्फेक्टेड नीडल है, तो उससे HIV का ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। और ये दवाइयां भी सब ART सेंटर्स में इवन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए मुफ्त में प्रोवाइड की जाती हैं। जी, HIV के मरीज को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपना? HIV के मरीज को एक निश्चित तौर पे रेगुलर इंटरवल्स पे फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि HIV को एड्स में तब्दील होने में समय लगता है, जैसे कि आपने पहले दिखाया है। कुछ साल लगते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे शुरू में जब अभी हम नॉर्मली CD4 काउंट करते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, वो हर 6 माह के ऊपर रिपीट किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक जो बंदा जिसको HIV पॉजिटिव आया है उसको इलाज की आवश्यकता हो, पर वो हर रेगुलर फॉलो अप पे रहना चाहिए, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको दवा जब चालू किया जाता है तो उसके बाद उसको क्लोज फॉलो अप पे कोई भी जो डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं तो ये कहूंगा कि आए, भारत सरकार में मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, टेस्ट काफी हद तक मुफ्त किए जाते हैं। तो उसके बाद जैसे भी शुरू में एक महीने पे आना पड़ता है, जब वो दवाई की जरूरत शुरू होती है, तो उसमें साइड इफेक्ट की भी मॉनिटरिंग की जा सकती है, और सक्सेसफुल बहुत लंबे समय तक उसका इलाज किया जा सकता है। यानी HIV के मरीज को नियमित तौर से अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, इससे वो अपने HIV के एड्स में तब्दील होने के समय को बढ़ा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि HIV से जब एड्स होगा तो एड्स की जब जो निर्धारित समय सीमा आएगी, जो इंडिकेशंस हैं इलाज की, उस वक्त इलाज शुरू किया जाएगा। उस प्रोग्रेशन को आगे डेफर करने के लिए अभी कोई इलाज संभव नहीं है, पर वो जब इलाज होता है तो वो काफी कारगर है, और वो आगे डिटीरियोरेशन होने में और जिंदगी को लंबे समय लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में डेफिनेटली मदद कर सकता है। जी, यानी HIV के मरीज को लेकिन अपने जीवन में एक संतुलित जीवन जीना चाहिए और अपने तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव नहीं लेना चाहिए, एक स्वच्छ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क बिहेवियर अगर है, इनमें काफी लोगों में हाई रिस्क बिहेवियर रहता है। अगर एक बार इन्फेक्शन होगी तो ये मत समझिए कि अब इन्फेक्शन होगी तो अब तो हम हाई रिस्क बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन उसके बाद भी अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, हाई रिस्क बिहेवियर छोड़िए, एक सेक्स पार्टनर रखिए, और उसके अलावा अच्छी डाइट लीजिए, जो न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, दवा अगर खा रहे हैं तो वो खाइए, डॉक्टर के पास जाइए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जी, यानी HIV के मरीजों को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। नेको के 2010 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत में 16,000 से ज्यादा HIV एड्स के मरीज हैं, और इनकी बड़ी संख्या लुधियाना और अमृतसर में है, जहां नशा करने वाले लोग सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल करने के कारण इस बीमारी से पीड़ित हैं। क्या कहता है कानून बायोवेस्ट के सुरक्षित डिस्पोजल के बारे में? क्यों हो रही है नियमों की कोताही हमारे अस्पतालों में? देखिए एड्स डे पर हमारे विशेष कार्यक्रम नीडल ऑफ निग्लेक्ट में बुधवार रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे हेल्पलाइन कार्यक्रम में। ब्रेक में जाने से पहले हमने डॉक्टर शर्मा से HIV और उसकी जांच के तरीकों पर चर्चा की। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में इस वक्त लगभग 6 लाख HIV के मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और अब हम बात करेंगे कितनी संभावना होती है एक HIV संक्रमित गर्भवती महिला से उसके बच्चे को HIV होने की। इस बात से ही जुड़ा है हमारी अगली कॉलर का सवाल, जो कि जम्मू से है। जी, आपका हेल्पलाइन में स्वागत है। क्या है आपका सवाल? मेरी बहन HIV की मरीज है, वो प्रेग्नेंट है, तो क्या अब उसके बच्चे को भी HIV हो जाएगा? वो अबॉर्शन कराने की सोच रही है, क्या ये फैसला ठीक होगा? ये उसका 4th मंथ चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब गर्भ होता है, जब डिलीवरी होती है, तो ट्रांसमिशन का खतरा रहता है, पर दवाइयां ऐसी अवेलेबल हैं जिनके कारण इसको कम किया जा सकता है। इसको 100% एलिमिनेट किया जा सकता है या बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट जो पेरिनेटल ट्रांसमिशन जो हम बोलते हैं कि गर्भ के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो ट्रांसमिशन होता है, उसके लिए अगर दवा दी जाए तो इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है।
तो यानी आपके मुताबिक अबॉर्शन का फैसला ये ठीक होगा या गलत होगा, अबॉर्शन करवाना चाहिए या नहीं? ये बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है जी। ये तो उनको खुद निर्धारित करना पड़ेगा कि ये रिस्क तो रहता है दवाइयों के साथ भी। अब अगर हम ये कहें कि 100% ये रिस्क नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पर दवाइयां काफी हद तक इसको मिनिमाइज कर सकती हैं। अगर ये दवाई जो है प्रेगनेंसी जो लेबर जिसको हम कहते हैं व्हेन द लेबर स्टार्ट्स, उस वक्त दवाई दी जाती है। हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंडर एक सिंगल डोज नेवेरापिन एक गोली है जो देते हैं, जिसके कारण ट्रांसमिशन कम हो जाता है। बहुत सा वो बेसिकली दवाइयां हैं जिनसे कम किया जा सकता है, बट 100% इसको एलिमिनेट किया जा सकता है ऐसा नहीं है। पर अगर चौथा महीना पे ऑलरेडी चल रहा है तो अबॉर्शन करना भी कुछ खतरे से खाली नहीं होगा। यानी कुछ दवाइयां लेकर आपकी बहन HIV के खतरे को अपने बच्चे में कम कर सकती हैं। जी, कौन सी दवाई बताई आपने डॉक्टर साहब? अभी हम प्रोग्राम में सिंगल नेवेरापिन दवाई देते हैं। जी, क्या काम होता है इस दवाई का? ये जो माँ से बच्चे में जो ट्रांसमिशन होता है उसको काफी हद तक कम करने में कारगर रहती है। जी, यानी डिलीवरी से पहले दी जाती है या फिर लेबर जब शुरू हो जाता है, लेबर के दौरान दी जाती है। तो बाकी ये हम प्रोग्राम के अंडर ये अभी दे रहे हैं। बाकी और कई तरीके हैं और कई रेजीम हैं जिनके द्वारा भी इसको कम किया जा सकता है। HIV के दौरान आपने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बहुत कम होती जाती है, तो अगर एक ऐसी HIV संक्रमित महिला गर्भवती है तो क्या उसे भी, उसके शरीर को भी कुछ नुकसान हो सकता है? HIV मतलब प्रेगनेंसी के साथ आप कह रहे हैं कि बीमारी बढ़ती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो इलाज की रिकमेंडेशंस हैं वो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की तरह ही हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, अगर उसको इलाज की जरूरत है तो शी हैज टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक नॉन प्रेग्नेंट लेडी। जी, हमने शुरुआत में शो की शुरुआत में बात की कि HIV वायरस के कारण एड्स होता है और जब HIV धीरे धीरे जाकर एड्स में तब्दील होता है तो कितना समय होता है जो ये HIV एड्स में तब्दील होता है? इस शुरू पहली परिस्थिति से लेके एड्स में कुछ 6 से 8 साल लगते हैं अमूमन एड्स में कन्वर्ट होने में। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि HIV वायरस एड्स में तब्दील होने में कुछ वक्त लेता है, तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है अपना संतुलित जीवन अपनाकर, जीवन शैली जी का? हाँ, जो हाई रिस्क बिहेवियर जैसे मैंने कहा है, हाई रिस्क बिहेवियर को मॉडिफाई करके इसको अगर वो उसी सारे हाई रिस्क बिहेवियर करता रहेगा तो ये प्रोग्रेशन जल्दी हो जाएगा। जी, कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट भी मायने रखता है। वो उसमें प्रोग्रेशन में हेल्प नहीं करेगा। प्रोग्रेशन को रोकने में तो वायरस एक बारी बॉडी में घुस गया तो उसमें तो नहीं फर्क पड़ेगा, और जब इलाज कहीं ना कहीं पहले दिन से लेके आगे इलाज तक फैमिली का सपोर्ट और पीयर ग्रुप्स का सपोर्ट और सोसाइटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है इसके बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करने के लिए। जी, यानी कुल मिलाकर कुछ मोरल सपोर्ट मिलता है जिससे उसका कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ता है एक HIV के मरीज का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोशल फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, इवन सपोर्ट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनकी सबकी सपोर्ट, ये एक मिला जुला एफर्ट होना चाहिए। एक अकेले ऐसा नहीं है कि जो बंदा जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसी को सिर्फ इससे लड़ना है, सबको मिलके इसके साथ लड़ना चाहिए और उससे निश्चित रूप से जो नतीजे निकलेंगे वो बहुत अच्छे निकलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में हमारे साथ आने के लिए बेहद शुक्रिया, हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक HIV पीड़ित व्यक्ति के परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, उसके जीवन में उसे संतुलित जीवन जीना चाहिए और तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही उसकी फैमिली को उसे पूरा सपोर्ट देना चाहिए। कुल मिलाकर हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में है, हम हमारे शरीर का जितना ध्यान रखेंगे शरीर भी हमारा उतना ही ध्यान रखेगा। ये सही है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें होने से रोकना हमारे हाथों में नहीं होता, पर कुछ बीमारियों से बचना हमारे हाथों में होता है और HIV एड्स उनमें से एक है। उम्मीद करते हैं कि एड्स की बीमारी के बारे में हमारी इस चर्चा से आपको कुछ मदद जरूर मिली होगी। अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे डॉक्टर राजेश कुलिया जो कि है यूरोलॉजिस्ट। उनके साथ हम चर्चा करेंगे किडनी स्टोन और उसके उपचार के बारे में। इसी वक्त इसी दिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक बीमारी के बारे में जवाब लेकर आपके सवालों के। तब तक के लिए नमस्कार। This is Sector 17, the heart of Chandigarh, a virtual laboratory of architectural planning.